नमस्कार। आज हम रसायन विज्ञान में प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पर भाग एक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस इस भाग में हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि प्रायोगिक रसायन कक्षा 12 में किस प्रकार से अंक विभाजन है। एकल ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन 8 अंक, अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान 8 अंक का है। कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान करना 4 अंक, प्रायोजना कार्य 4 अंक, प्रायोगिक रिकॉर्ड 4 अंक और मौखिक जो है 2 अंक। इस प्रकार कुल 30 अंक के जो है प्रायोगिक कार्य रसायन में रहेंगे और माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो अ, संशोधित प्रायोगिक इकाई भेजी गई है, यह उसके अनुसार है। सबसे पहले हम बात करते हैं एकल ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन की। इस जो भाग में है हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको उद्देश्य लिखना होता है, जैसा दिया गया है, दिए गए N/10 फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन की सहायता से अज्ञात केमिनोफोर विलयन की नार्मलता एवं सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। फेरस अमोनियम सल्फेट के स्थान पर हम ऑक्जेलिक अम्ल भी ले सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य के बाद आपका आवश्यक सामग्री की जानकारी होना चाहिए। अनुमापन में ब्यूरेट, ब्यूरेट स्टेन, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, की वॉश बॉटल इत्यादि की आवश्यकता लगेगी। और जो विलयन होंगे उसमें ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का विलयन एफएस और अज्ञात विलयन केमिनोफोर तथा तनु एस्टेसोफोर प्रयुक्त होंगे। सबसे पहले आप सिद्धांत समझेंगे कि ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वह अनुमापन कहलाती है। और यह ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन है। इसमें फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन का ऑक्सीकरण तथा केमिनोफोर विलयन का अपचयन होता है। इसे हम रेडॉक्स अनुमापन भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। फिर आप अभिक्रिया की समीकरण लिखेंगे। 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 NH4 होल 2SO4.6H2 प्लस 8H2O इक्वल टू K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 होल 3 प्लस 10NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस 68H2। यदि इस अभिक्रिया की हम आयनिक समीकरण लिखें तो इस प्रकार लिखेंगे MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस 5Fe2 प्लस। यहाँ पे आयरन जो है फेरस कंडीशन में है और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो है Mn2 प्लस, यानी MnO4 Mn2 प्लस में परिवर्तित हो रहा है और Fe2 प्लस Fe3 प्लस में परिवर्तित हो रहा है फेरिक आयन में, और H2O निकल रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है KMnO4 का जो कलर है वो गुलाबी रंग हमको प्राप्त होता है। प्रेक्षण सारणी इस प्रकार से बनेगी। ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन और KMnO4 विलयन के मध्य अनुमापन की। सबसे पहले आप ज्ञात एफएस विलयन का आयतन जो पिपेट से लेंगे वो लिखेंगे। फिर ब्यूरेट का पाठ्यांक होगा प्रारंभिक और अंतिम, और KMnO4 विलयन का प्रयुक्त आयतन को V2 मानेंगे। तो यहाँ पर ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन का आयतन, यदि आपकी पिपेट 10 ml है तो 10 ml होगा, यदि पिपेट 20 ml की है तो यहाँ पर 20 ml होगा। इस बात का ध्यान रखें। 0 ml से आपने प्रारंभ किया और मान लीजिए रीडिंग 10.2 पर पिंक कलर आता है, गुलाबी रंग आता है, तो 10.2 ml। यहाँ पर ये रीडिंग जो मेरे द्वारा जो प्रयोग किए गए उसके अनुसार है। आप जब प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो आपका जो पाठ्यांक आएगा वो पाठ्यांक लिखेंगे। मान लीजिए वो 12.5 आता है तो यहाँ पे आप 12.5 लिखेंगे, ठीक है। या कम आता है तो कम लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरी रीडिंग ली आपने, और रीडिंग आपको तब तक लेना जब तक कि दो पाठ्यांक एक समान प्राप्त नहीं हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दूसरी और तीसरी रीडिंग में पाठ्यांक समान है, इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग रोक देंगे। प्रयोग विधि आपको
लिखना नहीं होती है कॉपी में, प्रयोग विधि आपको करना होती है, इसलिए यहाँ पर हमने प्रयोग विधि नहीं दी है। इसके बाद गणना करेंगे, तो गणना के लिए आप जो सूत्र प्रयुक्त होगा N1V1 = N2V2। N1 क्या है देख लीजिए, ज्ञात एफएस विलयन की नार्मलता n/10। N2 KMnO4, यहाँ पर अज्ञात विलयन की नार्मलता हो जाएगी अब, और ज्ञात एफएस विलयन का आयतन, फिर KMnO4 विलयन का आयतन। जब हम इन के मान को इस समीकरण में, इस सूत्र में पुट करेंगे, तो n/10 × 10 = N2 × 9.9। तो N2 यानी KMnO4 की जो नार्मलता है वो N2 बराबर n/9.9 हमको प्राप्त होगी। अब ये हमको भी नार्मलता मिली है KMnO4 की, और यहाँ पर ज्ञात विलयन था फेरस अमोनियम सल्फेट। यदि ये n/20 होगा तो यहाँ पर आप n/20 लिखेंगे। अब KMnO4 की सांद्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो सांद्रता बराबर होता है नार्मलता गुणित तुल्यांकी भार। अम्लीय माध्यम में KMnO4 का तुल्यांकी भार होता है 31.6। ये याद रखना है, क्योंकि KMnO4 का जो आणविक द्रव्यमान है वो 158 होता है, उसमें 5 का हम भाग देंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ये रेडॉक्स रिएक्शन में। तो 31.6 जो है तुल्यांकी भार प्राप्त होगा। अब हम पूर्व में निकाल चुके हैं अज्ञात KMnO4 विलयन की नार्मलता n/9.9। इस सूत्र में आप मान रखेंगे सांद्रता ज्ञात करने के लिए, तो n/9.9 गुणित 31.6। इसको हल करेंगे तो KMnO4 की सांद्रता आएगी 3.191 ग्राम पर लीटर। परिणाम लिखेंगे, उसके बाद परिणाम में आपको नार्मलता और सांद्रता दोनों लिखना है। अज्ञात KMnO4 विलयन की नार्मलता हो जाएगी n/9.2। यह एक आंसर मेरे द्वारा जो प्रयोग किया गया उसके अनुसार है। आप जो प्रयोग करेंगे और आपकी जो गणना होगी उसके अनुसार जो आंसर आएगा वो आपको लिखना है। अज्ञात KMnO4 की सांद्रता 3.191 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त हो रही है यहाँ पे। इसके बाद आपको सावधानियां लिखना होगी। तो खास बात ये यहाँ पर कि एक तो H2SO4 आपको जरूर मिलाना है प्रयोग करने से पहले फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन में, और प्रयोग को तब तक भी दोहराना जब तक कि 2 समान पाठ्यांक हमको प्राप्त नहीं हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण भाग पर, मौखिक प्रश्नों पर, जिसके आंसर विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं। तो अनुमापन, इस भाग में हम अनुमापन पर आधारित वायवा या मौखिक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, और उनके उत्तर भी हम प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सकें, समझ सकें। सबसे पहले प्रश्न किया जाता है अनुमापन क्या है। ज्ञात विलयन की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की प्रक्रिया अनुमापन कहलाती है या टाइट्रेशन कहलाती है। दूसरा प्रश्न दिया है अम्ल क्षार अनुमापन किसे कहते हैं। जब हम अम्ल और क्षार के मध्य अनुमापन करते हैं तो ऐसे अनुमापन को हम अम्ल क्षार अनुमापन कहेंगे। जैसे अब तीसरा प्रश्न किया है कि अम्ल क्षार अनुमापन के उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य जो अनुमापन है, या ऑक्जेलिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मध्य अनुमापन है, उसको हम जो है कह सकते हैं। रेडॉक्स अनुमापन किसे कहते हैं, तो वह अनुमापन जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, रेडॉक्स अनुमापन कहलाता है। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अनुमापन के उदाहरण दीजिए। ऑक्जेलिक अम्ल तथा KMnO4 के मध्य अनुमापन, या फेरस अमोनियम सल्फेट तथा KMnO4 के मध्य अनुमापन। KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये रेडॉक्स अनुमापन के उदाहरण याद होना चाहिए। प्रमाणिक विलयन क्या है, अगला प्रश्न है। वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो उसको हम प्रमाणिक विलयन कहेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी इसको कहते हैं। नॉर्मल विलयन क्या है, ये प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इनके उत्तर नहीं दे पाते। वह विलयन जिसके 1 लीटर में पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार गुला हो, नॉर्मल विलयन कहलाता है। इसे एन से प्रदर्शित करेंगे।
और मोलर विलयन क्या, वह विलयन जिसके 1 लीटर में पदार्थ का 1 मोल द्रव्यमान घुला हुआ मोलर विलयन कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है 1 एम विलयन का क्या अर्थ है? यदि 1 लीटर विलयन में पदार्थ का 1 मोल द्रव्यमान विलय है तो उसकी मोलरता 1 होगी और इसे हम 1 एम से दर्शाते हैं। तो 1 एम का ये आशय है। और 0.1 एम या एम बाई 10 का मतलब क्या होगा? यदि 1 लीटर विलयन में पदार्थ का 0.1 मोल विलय हो, यानी मोल का 10वां भाग, तो उस विलयन की मोलरता होगी एम बाई 10 या 0.1 एम होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से एम बाई 20 में क्या होगा, एम बाई 40 में क्या होगा, ये आप निकाल सकते हैं। फिर 1 एन विलयन का क्या अर्थ है? यदि किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हो तो उस विलयन की नार्मलता 1 एन होगी, 1 एन। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एन बाई 10 का क्या अर्थ है? यदि किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार का 10वां भाग घुला हो तो उस विलयन की नार्मलता एन बाई 10 हो जाएगी। इसी प्रकार एन बाई 20 में 20वां भाग, एन बाई 30 में 30वां भाग, एन बाई 40 में 40वां भाग। तो जैसे जैसे हम पदार्थ की मात्रा कम करेंगे उसकी तनुता विलयन की बढ़ती जाएगी, विलयन का डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो n/10 और n/20 में कौन सांद्र, ये भी पूछते हैं विद्यार्थी। n/20 बता देते हैं जो गलत है। n/10 और n/20 में n/10 जो है अधिक सांद्र होगा। फिर बात होती है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो फेरस अमोनियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान होता है 392 ग्राम। नेक्स्ट है KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का आणविक द्रव्यमान बताइए। तो पोटेशियम परमैंगनेट का आणविक द्रव्यमान होता है 158 ग्राम। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमको जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को आपको जोड़ करके भी निकाल सकते हैं। KMnO4 का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार बताइए। तो KMnO4 अम्लीय माध्यम में 5 इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है, इसलिए तुल्यांकी भार हो जाएगा आणविक द्रव्यमान बटा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 158 में 5 का भाग देंगे, 31.6 आंसर आएगा। तो ये 31.6 क्यों रखते हैं ये आपको आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन या गणना में हम क्यों करते हैं। फिर बात होती है सूचक के बारे में, आपने सुना है या सूचक जानते हैं क्या? तो सूचक एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतिम बिंदु पर रंग बदलता है। यदि अम्लीय और क्षारीय अनुमापन है तो फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं, जो कि कक्षा 11 के लिए होता है। तो अंतिम बिंदु क्या है? अनुमापन के दौरान जिस स्थिति में या जिस चरण पर अभिक्रिया संपन्न होती है, पूर्ण होती है और हल्का गुलाबी रंग आता है, उसे हम अनुमापन का अंतिम बिंदु कहेंगे। तो एंड पॉइंट यानी कि हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर अनुमापन की क्रिया समाप्त हो चुकी है। फिर रेडॉक्स अनुमापन में KMnO4 का क्या कार्य है? तो चूंकि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपसे पूछते हैं कि रेडॉक्स अनुमापन में फेरस अमोनियम सल्फेट का क्या कार्य है? फेरस अमोनियम सल्फेट अपचायक के रूप में कार्य करता है। ये देखिए रेडॉक्स अनुमापन में ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि KMnO4 का क्या रोल है और फेरस अमोनियम सल्फेट का क्या रोल है, तो ये हमको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, KMnO4 ऑक्सीकारक का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर KMnO4 का अपचयन होगा। और फेरस अमोनियम सल्फेट अपचायक का कार्य कर रहा है, इसलिए फेरस अमोनियम सल्फेट का ऑक्सीकरण होगा, तो फेरस फेरिक में परिवर्तित होगा। मोहर लवण क्या है, इसका सूत्र बताइए। तो फेरस अमोनियम सल्फेट को ही हम मोहर लवण कहते हैं। इसका सूत्र FeSO4.NH4 6H2 होता है। तो मोहर लवण की जानकारी आपको होना चाहिए। रेडॉक्स अनुमापन में सूचक का कार्य कौन सा पदार्थ करता है? इस अनुमापन में जो है KMnO4 स्वयं सूचक का कार्य करता है। ये सेल्फ इंडिकेटर है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न है कि KMnO4 स्वयं सूचक के रूप में कार्य क्यों करता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 जब अपचायक पदार्थ जैसे ऑक्सैलिक अम्ल या फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो इनका ऑक्सीकरण कर देता है। और KMnO4 की एक बूंद यानी थोड़ी सी मात्रा जो बचती है बाद में, वो विघटित नहीं हो पाती है और वो ही जो है उसको विलयन को गुलाबी रंग देती है। तो जब तक हम KMnO4 को मिला रहे हैं तब तक तो फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया हो रही है और उसका जो रंग है वो गायब हो रहा है।
लेकिन जैसे ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, KMnO4 की एक ड्रॉप से भी रंग जो है वहां पे हमको दिखाई देने लगता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स टाइट्रेशन अनुमापन जो है पूर्ण हो चुका है। तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गुलाबी रंग क्यों आ रहा है, तो किस कारण से आता है, ये पता होना चाहिए। अनुमापन में फेरस अमोनियम सल्फेट प्राथमिक मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्यों? देखिए, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी FeSO4 NH4 SO4.6H2O या मोहर लवण एक स्थायी लवण है और यह हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता, इसलिए अनुमापन में फेरस अमोनियम सल्फेट प्राइमरी स्टैंडर्ड या प्राथमिक मानक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। फेरस सल्फेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फेरस सल्फेट का विलयन बनाएंगे तो कुछ समय बाद वो जो है उसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, फेरस आयन फेरिक में चेंज हो जाएंगे। इसीलिए हम फेरस अमोनियम सल्फेट को यहाँ पे प्रयुक्त करते हैं। फिर अनुमापन में फेरस अमोनियम सल्फेट विलयन में प्रयोग अनुमापन करते समय हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डालते हैं? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 फेरस सल्फेट के जल गठन को रोकता है। देखिए, फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस सल्फेट भी और अमोनियम सल्फेट भी है, तो ये विलयन को खराब होने से बचाने का कार्य करता है H2SO4 को, और अम्लीय माध्यम में हमको अनुमापन कराना है। ब्यूरेट का अल्पतमांक बताइए। तो जो भी ब्यूरेट है आप उसको देखें, उसमें जो 1 ml 2 ml के बीच में कितने निशान हैं उनको गिने और उससे आप अल्पतमांक निकालें। अलग अलग हो सकता है। हमारी जो प्रयोगशाला है उसमें जो ब्यूरेट है उसमें चूंकि 1 ml और 2 ml के बीच में 10 लाइन है, इसलिए इस ब्यूरेट से न्यूनतम 0.1 ml आयतन हम माप सकते हैं, इसलिए इसका अल्पतमांक 0.1 ml है। तो आप जब प्रयोग करें और आपके सामने जो ब्यूरेट है उससे आप लिस्ट काउंट या अल्पतमांक निकालें या बताएं। फिर पिपेट पर 10 ml 27 डिग्री सेल्सियस या 20 ml 27 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, इसका क्या अर्थ है? तो 10 ml 27 डिग्री सेल्सियस का अर्थ है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिपेट द्वारा लिए गए विलयन का आयतन 10 ml है। या 20 ml लिखा हो 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर पिपेट द्वारा लिए गए विलयन का आयतन 20 ml होगा। तो ये इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, और अपने आप में जो है प्रायोगिक परीक्षा के लिए आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकते हैं प्रश्नों की तैयारी से। थैंक